गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी गद्य के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मित्रता। और इस चैप्टर के लेखक कौन हैं? तो इस चैप्टर के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में टोटल 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर करवाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा कर के पार्ट 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जो इस चैप्टर के बचे हुए गद्यांश और प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अभी तक टोटल हिंदी में मैंने आप लोगों की 18 क्लासेस ली हुई हैं। कितनी? टोटल 18 क्लासेस ली हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग की 16 क्लासेस में मैंने आप लोगों को हिंदी गद्य का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक कंप्लीट करवाया है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों का 16 क्लासेस में कंप्लीट कराया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। और देखिए अभी तक टोटल मैंने हिंदी की 18 क्लासेस ली हैं और इन सभी क्लासेस की वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा कर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने चैनल पर अलग से 2023 की हिंदी की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप लोग चैनल पर जाइएगा और हिंदी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को टोटल 4 गद्यांश सॉल्व करवाए हुए थे। तो आज हमें यहाँ पे 5वें गद्यांश से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं 5वां गद्यांश यहाँ पे दिया क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। अब देखिए यहाँ से आपका रेखांकित अंश स्टार्ट हो रहा है। इसकी व्याख्या भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये आपका यहाँ पे रेखांकित अंश है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो देखिए यहाँ पे प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी का उदाहरण लेखक ने दिया हुआ है। फिर इसके बाद आगे लिखा है, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो ये आपका पूरा गद्यांश है और आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये गद्यांश पूछा गया। 2012 के बोर्ड एग्जाम में, 2012, 2014, 2018 और 2022 यानी इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी ये गद्यांश पूछा गया था। तो ये गद्यांश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया। तो पहला प्रश्न आपका यही पूछा जाएगा हर एक गद्यांश में, मैंने आपको बताया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपसे यहाँ पे संदर्भ पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित
तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो मैं आपको बता दूं, संदर्भ आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। अगर इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। और ये संदर्भ आप लोगों को याद हो गया होगा, कल भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये आपका दिया हुआ है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे व्याख्या समझा देता हूँ। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे लेखक कहना क्या चाहते हैं, लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों में हर प्रकार से सहायता करता है, ठीक है, जिससे कि उसका मित्र साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। यानी जो उसकी सामर्थ्य होती है उससे बढ़कर वो कार्य कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि यहाँ पे उसका मित्र उसके अच्छे कार्यों में उसका सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है। तो यही यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। तो ये बात तो यहाँ पे लेखक ने बिल्कुल ठीक कही है। एक सच्चा मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य है आज के समय में, वर्तमान समय में। तो यहाँ पे लेखक ने यही बताया, किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कार्य, इससे मतलब क्या हो जाएगा, देखिए सच्चा मित्र यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। लेखक ने पहले ही यहाँ पे बताया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए ऐसे कार्य से मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका मित्र है। तो अगर आपका मित्र सच्चा है तो वो आपके अच्छे कार्यों में आपका सहयोग करेगा, आपको साहस देगा कि आप ये कार्य करिए, आपको इसमें सफलता मिलेगी और आप अपने सामर्थ्य से बढ़कर कार्य कर जाएंगे। अगर आपका सच्चा मित्र आपका साथ देगा तो यही हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कार्य। तो ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का क्या हो, दृढ़ निश्चयी हो। फिर आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है कि शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं कि शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर, यानी सच्चाई के मार्ग पर सत्य बोलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। देखिए सच्चा मित्र वही होता है, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, संकट में होती है, ऐसा कि यहाँ पे लेखक ने बताया भी हुआ है। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आई और आपका मित्र आपका साथ देता है, आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है, तो वही मित्र आपका सच्चा मित्र होगा। और जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई परेशानी आई, कोई विपदा आई, कोई संकट आया और आपका मित्र आपका साथ छोड़ के भाग जाता है, चला जाता है, वो आपका साथ नहीं देता, तो ऐसे मित्रों से आपको सावधान होने की जरूरत है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लेखक ने बताया कि शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है।
तो ये यहाँ पे आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगी, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। नोट कर लीजिएगा, ये गद्यांश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कल की वीडियो में टोटल 4 गद्यांश करवाए हुए थे, आज मैं जो बचे हुए गद्यांश है वो करवा दूंगा, और जितना पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसी में से आएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहीं पे मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं कि दोबारा आपको कॉपी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और नोट्स बना लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको रिविजन करना हो तो आप अपना रिविजन कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गद्यांश का, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। क्या पूछा गया, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो तीसरे आंसर में आप क्या लिखेंगे, हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। अनुगमन मतलब क्या हो जाएगा कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, यानी जिसके अंदर कपट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जो दिल का सच्चा होता है, हृदय का सच्चा होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी, परिश्रमी से मतलब क्या हो जाएगा, मेहनती, और सत्यनिष्ठ होता है, यानी सत्यनिष्ठ मित्र होता है। तो हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही या फिर ऐसा मित्र ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी हो सकता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला गद्यांश भी आपका कंप्लीट हो गया। जो 5वां गद्यांश आपका था ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे छठा गद्यांश बताता हूँ, ये वाला। देखिए मैंने जो आपका गद्यांश स्टार्ट किया था कल की वीडियो में, वो का से स्टार्ट किया था। तो का वाला पहला था, खा वाला दूसरा था, गा वाला तीसरा था, और घा वाला चौथा था। तो 4 तो यानी का से लेकर के घा तक कल ही मैंने आपको करा दिया था 4, और अंगा से आज शुरुआत की है, यानी 5वां गद्यांश आपका ये। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे चा वाला गद्यांश, यानी ये आपका छठा गद्यांश है इस चैप्टर का। देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागरों तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। फिर इसके बाद देखिए रेखांकित अंश यहाँ पे शुरू हो रहा है, इसी की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। तो क्या लिखा है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। यहां तक की व्याख्या भी आगे मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि पूछी जाएगी व्याख्या रेखांकित अंश की। फिर इसके बाद देखिए, उसे ऐसे प्राणियों के साथ ना रहना चाहिए। ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश पूछा गया, और इसके अलावा भी कई बार पूछा गया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका सेम वही होगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे संदर्भ, आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपका संदर्भ हो गया। फिर इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका दिया है, जिनकी आत्मा अपने, यहां से लेकर के तरस ना खाएगा, यहां तक की व्याख्या मैं आपको बता देता हूं, यही रेखांकित अंश है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जीवन के एक सत्य को उभारते हुए कहते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जीवन के एक सत्य को, यानी एक सच को उभारते हुए कहता है कि
ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक शारीरिक विषय भोगों बुरे विचारों में डूबी हुई हो, ठीक है, या फिर डूबा हुआ हो, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जीवन के एक सत्य को उभारते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिसकी आत्मा या फिर जिनकी आत्मा सांसारिक शारीरिक विषय भोगों और बुरे विचारों में डूबी हुई हो। तो ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए। देखिए लेखक यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि आपको ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए जिनके विचार बुरे हों, जिनकी आत्मा यहाँ पे सांसारिक शारीरिक विषयों पर विचार ज़्यादा करती हो, या फिर जिनका हृदय यहाँ पे साफ ना हो, वो कलुषित मन का हो, उसके मन में अच्छे विचार ना हो आपको लेकर के, तो ऐसे मित्र आपको बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृणित विचारों से कलुषित रहती है या फिर रहता है, ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पे रहती है कर लीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे रहता है लिखा है ना, यहाँ पे रहती कर लीजिएगा। तो क्या लिखा है, क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों, यानी वो कोई भी कर्म करने में विचार नहीं करते हैं, उनके कर्म नीच प्रवृत्ति के होते हैं, बुरे से बुरे कार्य कर जाते हैं, और घृणित विचारों से यानी घृणा के विचारों से कलुषित रहती है। ये आपको ध्यान रखना। तो इसीलिए ऐसे मित्र आपको बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। फिर आगे क्या लिखा है कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विनाश की तरफ अग्रसित रहता है। अग्रसित मतलब विनाश की ओर आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे व्यक्ति पर किसको तरस नहीं आएगा। ये किस व्यक्ति की बात हो रही है, जिसके मन में बुरे विचार भरे हुए हैं, जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है, उसकी आत्मा में बुरे विचारों का समावेश है। तो ऐसे लोगों की बात यहाँ पे लेखक कर रहा है कि ऐसे लोग विनाश की तरफ अग्रसित रहते हैं। उनका विनाश निश्चित है, एक ना एक दिन उनका विनाश होना तय है। ये यहाँ पे लेखक कह रहा है, पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे व्यक्ति पर किसको तरस नहीं आएगा, ये लेखक बोल रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि यह सोचने का विषय है कि ऐसे पतित मतलब क्या, गिरे हुए, ध्यान रखिएगा, ऐसे पतित व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा, निश्चित रूप से कोई नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई मित्र बनाया, ठीक है, आपने कोई मित्र बनाया, बाद में आपको पता चलता है कि जो आपका मित्र है वो आपका अहित चाहता है, उसके हृदय में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है, केवल मतलब के लिए वो आपके साथ रहता है, उसके हृदय में आपके प्रति घृणा का भाव है, उसकी आत्मा पवित्र नहीं है, उसकी आत्मा में बुरे विचार भरे हुए हैं। तो क्या आप ऐसे मित्र के साथ रहना पसंद करेंगे? अगर आप उसकी सच्चाई को जान जाएंगे तो आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। ऐसे मित्र का साथ आप तुरंत छोड़ देंगे। तो यही यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यह सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है कि ऐसे पतित व्यक्ति के साथ, पतित व्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा, गिरे हुए व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा? निश्चित रूप से कोई नहीं रहना चाहेगा। जो आपका अहित चाहे, उसके मन में बुरे विचार हो, हृदय पवित्र ना हो, तो कौन रहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ? स्वार्थी मित्र के साथ। तो आप सब यहाँ पे इस गद्यांश की व्याख्या को समझ गए होंगे। एक एक लाइन मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ और बा करके 2 खंड दिए गए हैं, 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। तो चलिए सबसे पहले आ वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आंसर में आप क्या लिखेंगे। तीसरे का आ वाला आप लिखेंगे, हमें इस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक भोग विकारों में कलुषित हो, जो अपने निंदनीय कार्यों और विचारों से पतन के गहरे अंधकार भरे गर्त में
दिन दिन गिरते जा रहे हों। गर्त मतलब क्या होगा, गर्त मतलब यहाँ पे गड्ढे से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो गर्त में दिन दिन गिरते जा रहे हों, ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया ना कि देखिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करते हों लेकिन हृदय में उनके पवित्र विचार ना हो, आपके प्रति केवल आपका अहित चाहते हों और केवल दिखाने के लिए आपके मित्र बने हो, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें इस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक भोग विकारों से कलुषित हो, जो अपने निंदनीय कार्यों और विचारों से पतन के गहरे अंधकार भरे गर्त में दिन ब दिन गिरते जा रहे हों, दिन दिन गिरते जा रहे हों, ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। अब चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको व्याख्या में ही बताया था। चलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए बा वाला, तीसरे का बा वाला, यहाँ पे तीसरे प्रश्न का बा खंड यहाँ पे लिखा है आंसर, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे लोगों पर लेखक तरस खाता है। देखिए नीचाशयों मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जिनका हृदय नीच प्रवृत्ति का है, जिनके हृदय में नीच प्रवृत्ति के विचार भरे हुए हों आपके प्रति, वो आपके प्रति घृणा का विचार रखता हो, आपका अहित चाहता हो, ऐसे लोगों की बात यहाँ पे हो रही है। तो जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से यानी बुरे विचारों से कलुषित है, ऐसे लोगों पर लेखक क्या करता है, तरस खाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे जो छठा गद्यांश था इस चैप्टर का, ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा आ सकता है। अब चलिए इसके बाद अगला गद्यांश देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आपका इस चैप्टर का 7वां गद्यांश है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और देखिए इस बार जो 2022 का आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था, ये गद्यांश आपका पूछा गया था और ये गद्यांश मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार कराया था। देखिए जब इस बार आपका एग्जाम होने वाला था उसके एक दिन पहले ही मैंने आपको ये गद्यांश कराया था। उससे पहले जब चैप्टर पढ़ाया था, कराया था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा और सेम टू सेम यही पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ये सब पढ़ जरूर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे 7वां गद्यांश। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब क्या होता है, बुरी संगति। ज्वर मतलब आप बोल सकते हैं बुखार। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से रेखांकित अंश शुरू हो रहा है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति मतलब यहाँ पे उसका विनाश होगा, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, यानी उसकी तरक्की दिन प्रतिदिन आगे तक होती जाएगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये गद्यांश 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 और इसके अलावा भी ये गद्यांश कई बार पूछा गया है। तो ये गद्यांश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। लास्ट ईयर भी मैंने यही कहा था और यही गद्यांश आपका आया था। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न देख लेते। पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ सेम वही आपका रहेगा। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। देखिए संदर्भ में आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, बार बार पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ पे संदर्भ हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पे लिखा, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, यहाँ से लेकर के पूरा निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए मैं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। तो देखिए ये रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी लिखी हुई है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और नजर आए यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा है, बुरी संगति
भयानक रोग सदृश है। देखिए ऊपर साफ साफ लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे बुरी संगति भयानक रोग सदृश है। सदृश मतलब क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। तो यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए आप किसी बुरे मित्र के चक्कर में पड़ गए, आपकी संगति बुरी हो गई, तो आपका पतन होना निश्चित है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका मित्र बुरी संगति का होगा, उसके अंदर बुरी आदतें होंगी, तो वही बुरी आदतें वो आपको सिखाएगा। तो ये देखिए, जो बुरी संगति होती है ये एक भयानक रोग के समान होती है। ऊपर लिखा भी हुआ है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ज्वर मतलब बुखार, तो इसी रोग की बात यहाँ पे लेखक ने की। इसी के माध्यम से यहाँ पे लेखक समझाना चाह रहा है कि बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, यानी बुरी संगति भयानक रोग के समान है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ, यह से मतलब जो बुरी संगति है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, सोचने समझने की क्षमता को भी यहाँ पे नष्ट कर देती है बुरी संगति। फिर आगे लिखा है, यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। यहाँ पे लेखक ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, अच्छे से समझाया कि यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। इसे पैरों में पत्थर की चक्की आपके बंध जाए तो आपका पैर आगे नहीं बढ़ सकता है, आप वहीं पर रुके रहेंगे। तो इसी तरीके से यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी तरक्की नहीं हो सकती, फिर उसका पतन निश्चित है। तो यही यहाँ पे लेखक ने कहा है, वह गतिहीन हो जाता है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लेखक ने बताया कि अगर यहाँ पे बुरी संगति में कोई युवक आ गया तो देखिए यहाँ पे बताया कि वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है। अगर आप बुरी संगति में पड़ गए तो सोचने समझने की क्षमता आपकी समाप्त हो जाएगी, आपका दिमाग कार्य करना बंद कर देगा, आप गतिहीन हो जाएंगे, अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर बुरी संगति में आप पड़ गए तो सोचने समझने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है, विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। ये किसके बारे में बात हो रही है, अगर आप बुरी संगति में पड़ गए तो, अगर कोई युवक बुरी संगति में पड़ गया तो वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में, गर्त मतलब गड्ढा यानी विनाश के गड्ढे में गिरता चला जाता है। ये यहाँ पे लेखक ने बताया। अब इसी के विपरीत लेखक ने बताया, किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप बुरी संगति में पड़ गए, ठीक है, और आपको एक अच्छे मित्र का साथ मिल गया, तो वो अच्छा मित्र क्या करेगा, आपको बुरी संगति से निकाल करके, बुरी संगति के गर्त से निकाल करके, सभी बुराइयों से निकाल करके आपको अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करेगा, अच्छी अच्छी बातें आपको बताएगा, जिससे आप सभी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर यानी उन्नति के पथ पर चलने लगेंगे। यही लेखक ने बताया, किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त यानी गड्ढे से निकलकर सभी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। यही यहाँ पे आपकी व्याख्या हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रश्न करवा देता हूँ। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया, तो यहाँ पे दो खंड आ और बा दिए हैं। तो पहला खंड लिखा है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये तो मैंने आपको व्याख्या में ही बताया। तो तीसरे का आ खंड आंसर आप लिखेंगे, कुसंग या फिर कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ
अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में यानी गड्ढे में गिरकर नष्ट हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अथवा करके भी आपका प्रश्न पूछा गया, बा वाला भी है और अथवा करके भी। तो यहाँ पे पूछा गया कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, या फिर अथवा करके युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया, लेकिन जो आंसर मैं आपको बताऊंगा वो सेम ही होगा। तो देखते हैं तीसरे का बा खंड। यहाँ पे देखिए, ये कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। तो ये यहाँ पे आंसर बताया गया। और जो अथवा करके आपसे पूछा गया कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह दिन प्रतिदिन अवनति मतलब उसकी उन्नति नहीं होगी, अवनति के गर्त में गिरता हुआ चला जाएगा और उसका विनाश होना निश्चित है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो आप आंसर में लिखेंगे यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह दिन प्रतिदिन अवनति के मार्ग पर अग्रसर होगा, उसका विनाश होना तय है। आप ऐसे लिख सकते। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो इसी के साथ ये भी गद्यांश आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे कुसंग का ज्वर वाला आपका पूछा गया था, इसकी व्याख्या भी मैंने आपको बता दी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट गद्यांश क्या दिया है। तो देखिए क्या लिखा है, बहुत से लोग, देखिए यहीं से आपका रेखांकित अंश शुरू हो जा रहा है। तो बहुत से लोग इसे अपना भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त मतलब मन, तो चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। तो ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या भी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर लिखा है बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। ये यहाँ पे लेखक ने बताया है इस गद्यांश में। 2017 के बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा भी कई बार पूछा गया, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया, सबसे पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, सेम वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये पहला आंसर आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी बहुत से लोग यहाँ से लेकर के पवित्रता का नाश होता है यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो चलिए मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। ये व्याख्या आपकी थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि रेखांकित अंश यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं या आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मानव पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। बिल्कुल सही यहाँ पे लेखक ने कहा। लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं, इनके कहने का मतलब है कि मानव पर यानी मनुष्य पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है, यानी व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है, वो उन्नति नहीं कर पाता, आगे अग्रसर नहीं हो पाता उन्नति के मार्ग में अगर वो बुरी संगति में पड़ गया। समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बिल्कुल सही यहाँ पे कहा है लेखक ने। देखिए समाज में अनेक लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, अगर आप उनके साथ यहाँ पे एक दिन का भी समय बिता ले तो आपकी संगति बुरी हो सकती है। एक दिन क्या, अगर आप 1 घंटे भी समय बिता ले तो आपके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है
और अधिक देर तक रहता है। ये बिल्कुल सही कहा लेखक ने। देखिए, अच्छी बात सीखने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जो बुरी बातें होती हैं वो यहाँ पे व्यक्ति तुरंत सीख जाता है। तो यही यहाँ पे लेखक ने बताया है। और देखिए, जो बुरी बात होती है वो व्यक्ति के मन में काफ़ी दिनों तक घर कर जाती है, यानी काफ़ी समय तक मन में बुरी बातें चलती रहती हैं। तो यही यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है। देखिए, अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती है। जी बिल्कुल, ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ही समय में, थोड़ी ही देर में ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने के योग्य नहीं होती है। उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती हैं और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती हैं, तथा हमारे मन में भी बुरे विचार पनपने लगते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे लेखक यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि बुरी बातों का प्रभाव हमारे मन पर कितनी जल्दी पड़ता है। फिर इसके बाद लिखा है कि यह मानव का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा जल्दी होता है। ये मानव जीवन का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है। और बिल्कुल सही कहा लेखक ने कि यह मानव का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा बहुत ही जल्दी होता है। फिर आगे लिखा है, कभी कभी तो यह प्रभाव स्थायी रूप से मन मस्तिष्क पर छा जाता है, यानी हमेशा के लिए छा जाता है, और बहुत दिनों तक वही बातें कानों में गूंजती रहती हैं। बुरी संगति के शीघ्र होने वाले प्रभाव को बताते हुए शुक्ल जी, यानी लेखक यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भद्दे व अश्लील गीत जितनी जल्दी व्यक्ति की जुबान पर चढ़ जाते हैं, उतनी जल्दी कोई लाभदायक या गंभीर बात याद नहीं होती है। बिल्कुल सही यहाँ पे लेखक ने कहा है कि यहाँ पे बुरी संगति के शीघ्र होने वाले प्रभाव को बताते हुए लेखक शुक्ल जी कहते हैं कि भद्दे व अश्लील गीत जितनी जल्दी व्यक्ति की जुबान पर चढ़ जाते, उतनी जल्दी कोई लाभदायक या गंभीर बात नहीं होगी। अतः अपने चरित्र व व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें सदैव अच्छी संगति ही करनी चाहिए, और दुर्गुणों मतलब जो बुरे विचार होते हैं, बुरे भाव होते हैं, बुरे कार्य होते हैं, उनको हम दुर्गुण बोलते हैं। तो दुर्गुणों से सदैव बचना चाहिए। ठीक है। अतः अपने चरित्र व व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अगर आप अपना चरित्र और अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसे निखारना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? सदैव अच्छी संगति करनी होगी और दुर्गुणों से, बुरे विचारों से, बुरे आचरण से आपको सदैव बचना होगा। तो ये हो जाएगी व्याख्या मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है। तो तीसरा प्रश्न दिया है कि बुराई की प्रकृति कैसी होती है, ये आपसे पूछा गया। तो आंसर में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर क्या लिखा है कि इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त रेखांकित व्याख्या में देखें। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर आपका ये था जो कि मैंने आपको करा दिया। और तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया? तीसरा पूछा गया कि बुराई की प्रकृति कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बुराई के विषय में लेखक कहता है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। ये तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी के साथ आप लोगों का इस चैप्टर का ये 8वां गद्यांश था, ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट गद्यांश, ये 9वां गद्यांश आपका क्या दिया है। देखिए क्या लिखा है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ से रेखांकित अंश है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, फिर तुम्हें उनसे चिढ़ मालूम होगी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ तक है रेखांकित अंश, तो आप इसे पहला पार्ट मान लीजिए, ये आ वाला पार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, फिर यहाँ से देखिए फिर से रेखांकित अंश दिया है, इसको आप बा पार्ट मान लीजिए, दूसरा खंड मान लीजिए। तो तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो।
अब देखिए ये 2012 के बोर्ड एग्जाम में, 2012, 2014, 2016, फिर यहाँ पे देखिए नीचे भी 2012-16 लिखा है, ये प्रश्न के बारे में लिखा है। और इसके अलावा भी ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया, ये गद्यांश आया हुआ है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले प्रश्न के आंसर में आप क्या लिखेंगे? पहले प्रश्न के आंसर में लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ये संदर्भ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या पूछा गया। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे दो बार रेखांकित अंश दिए हैं, एक तो यहाँ पे ये है, तो आप इसको आखंड मान लीजिए, और दूसरा वाला ये है, इसको आप बाखंड मान लीजिए। तो पहले आखंड का मैं आपको बता देता हूँ, जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे खंड वाइज दिया भी है रेखांकित अंशों की व्याख्या। आ वाला, आ से मतलब क्या हो जाएगा, जो पहले वाला पार्ट आपका दिया है, जब से लेकर के मालूम होगी यहाँ तक की व्याख्या। तो इसको समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि लेखक का कहना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई के कीचड़ में डाल देता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता कि कीचड़ में, देखिए पीछे मुड़कर नहीं देखता और कीचड़ में धंसता चला, ये भी नहीं देखता कि वो कीचड़ में धंसता चला जा रहा है। तो यहाँ पे लेखक कहना क्या चाहते हैं? लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई के कीचड़ में डाल देता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता कि कितने कीचड़ में धंसता चला जा रहा है, कि वह कितने गहरे कीचड़ में धंसता हुआ चला जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कुसंगति के मार्ग पे निकल चुका है, बुरी संगति में वो पड़ चुका है, बुरी संगति के कीचड़ में उसने अपना पैर रख दिया, तो वो मुड़कर ये देखता भी नहीं है यहाँ पे कि वो कितने गहरे कीचड़ में धंसता हुआ चला जा रहा है। यही यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि उसकी बुद्धि काम कर देना बंद कर देती है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि वो बुराई के कीचड़ में इतना धंस चुका है, बुरी संगति का प्रभाव उसके ऊपर इतना पड़ गया है कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वह उचित अनुचित सब भूल जाता है, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, ये सब वो भूल जाता है। वह उचित अनुचित में यहाँ पे भेद ही नहीं कर पाता। फिर इसके बाद लिखा है कि वह बुराई उसे रास आने लगती है, क्योंकि वो कुसंगति के पथ पर चल चुका है। यहाँ पे वो बुराई के कीचड़ में धंसता हुआ चला गया तो उसे बुराई ही पसंद आने लगती है। ध्यान रखिएगा, वह समझ नहीं पाता कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन हो सकता है। देखिए अगर आप बुरी संगति में पड़ेंगे तो देखिए सबसे पहली बात, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होगी वो एकदम नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समाज में जो आपकी इज्जत होगी वो खत्म हो जाएगी। देखिए लोग आपको यही, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बुरी संगति का है, तो आप लोग देखते होंगे समाज में लोग क्या कहते हैं कि हाँ देखिए ये लड़का अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये बुरी संगति में है, ये ऐसे कार्य करता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पे आपकी समाप्त होगी और चरित्र का कितना पतन होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। चरित्र भी आपका पूरा यहाँ पे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पहले पार्ट की व्याख्या हो गई। फिर दूसरा पार्ट क्या दिया है? दूसरा पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है, तुम्हारा विवेक से लेकर के छूत से बचो। तो ये बा वाला पार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी व्याख्या मैं बता देता हूँ। देखिए नीचे लिखा है, ये देखिए कुसंगति के कारण यानी बुरी संगति के कारण बुरे कर्म में प्रवेश करने के बाद बुद्धि विवेक कुंठित होकर काम करना बंद कर देती है। अभी मैंने आपको ऊपर कई बार बताया कि अगर कोई व्यक्ति कुसंगति के पथ पर चल पड़ा है, बुरे रास्ते पर चल चुका है, तो फिर क्या होता है, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका विवेक कुंठित होकर काम करना बंद कर देता है, बुद्धि एकदम काम करनी बंद कर देती है, क्योंकि बुरी संगति का प्रभाव पड़ चुका है। फिर आगे लिखा है, अच्छे और बुरे की पहचान करने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है, बुरा कार्य उसे रास आने लगता है
और वह बुराई का क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है। तो इसीलिए लेखक यहाँ पे क्या सलाह दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छी संगति करनी चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए। ऐसे मित्रों का साथ करें जो आपके सच्चे मित्र हो, आपके अच्छे कार्यों में आपका साथ दे। अगर आप कोई गलत कार्य करने जाते हैं तुरंत आपको समझाए कि ये कार्य आप मत कीजिए, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे मित्र का साथ करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो सत्य हो, जो सत्य बोलता हो, जिसका हृदय पवित्र हो, जो आपकी भलाई चाहता हो। तो देखिए ये भी मैंने आपको समझा दिया, दोनों खंड की व्याख्याएं मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे का आ वाला पार्ट है कि हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। और देखिए ये प्रश्न 2012 और 2012 नहीं 2014 जब ये गद्यांश पूछा गया था तो इसके साथ ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे थर्ड का आ वाला खंड, हृदय को उज्जवल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है। उज्जवल मतलब हृदय को पवित्र रखने का, आपके मन में अच्छे विचार आए, आपका हृदय पवित्र हो, आपके हृदय में प्रेम हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हृदय को उज्जवल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है, अच्छे लोगों की संगति है। फिर इसके बाद यदि हम अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल रखेंगे, बुरी संगति को भयानक छूत की बीमारी समझकर उससे दूर रहेंगे, तो हमारा हृदय सदैव उज्जवल रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए लेखक ने ऊपर बताया भी था कि व्याख्या में जो बुरी संगति होती है, मैं आपको दिखा दूं, बुरी संगति की छूत से बचो। ये जो बुरी संगति होती है ना, ये छूत की बीमारी की तरह होती है, जिससे छुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि छुआछूत से जैसे बीमारी फैलती है ना, वैसे ही बुरी संगति होती है। अगर एक बार आप किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए, किसी गलत व्यक्ति का साथ कर लिया, तो आपके अंदर भी वही संगति आ जाएगी। जैसे छुआछूत से रोग फैलता है, वैसे ही यहाँ पे संगति भी होती है। ध्यान रखिएगा। तो ये भी लाइन मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद देखते यहाँ पे बा वाला खंड क्या दिया है कि लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है। ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, जब ये गद्यांश आया था। तो इसके साथ देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, लेखक ने मनुष्य को कुसंगति से बचने का संदेश दिया है। कुसंगति मतलब बुरी संगति से बचने का संदेश दिया है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या में आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहला पार्ट तो मैंने आपको डिटेल में समझाया, जो दूसरा पार्ट है ये समझा देता हूँ एक बार फिर से। तुम्हारा विवेक से लेकर बुरी संगति की छूत से बचो, यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बा वाला खंड था। कुसंगति के कारण बुरे कर्म में प्रवेश करने के बाद बुद्धि, विवेक कुंठित होकर काम करना बंद कर देती है। यानी अगर आप एक बार बुरी संगति में पड़ गए तो बुद्धि, विवेक सब कुछ आपका नष्ट हो जाएगा। अच्छे और बुरे की पहचान की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। बुरा कार्य ही आपको रास आने लगेगा, यानी बुरा कार्य ही उसे रास आता है जो बुरी संगति में पड़ जाता है, और वह बुराई का गुलाम बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे बुरी संगति का जो छूत है वो यहाँ पे उसने क्या कर लिया है, उसके अंदर आ गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि बुरी संगति की छूत से बचो। तो देखिए जो बुरी संगति की बीमारी है, देखिए लेखक ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया है। जिस तरह छुआछूत का रोग होता है, जैसे छुआछूत पे जो रोग फैल जाता है, उसी प्रकार अगर आप बुरी संगति की छुआछूत में पड़ गए, बुरी संगति की छूत में आ गए, इस प्रकार की बीमारी आपके अंदर आ गई, बुरी संगति आ गई, तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आगे चल के आपको परेशानी ही उठानी पड़ेगी। तो यही यहाँ पे लेखक ने कहा है, जो बुरी संगति, ठीक है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो बुरी संगति का छूत है उससे आपको बचना है। अगर इससे बचेंगे तो आपकी तरक्की होगी। तो यही यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं, इसीलिए ये दोबारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए आज का ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीटली फिनिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, जो बचे हुए आपके गद्यांश थे, पहली वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को टोटल 4 गद्यांश कराए थे, टोटल 4, और आज की इस वीडियो में टोटल 5 गद्यांश मैंने आपको करवा दिए। तो कुल मिला करके यहाँ पे टोटल 9 गद्यांश मैंने आपको करवा दिए। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर था मित्रता,
ये चैप्टर आप लोगों का पूरा खत्म हो चुका है। पूरा चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया है। अगर आपको कोई गद्यांश नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं, देखिए अभी तक टोटल मैंने आप लोगों की हिंदी की 18 क्लास ली हुई है। ठीक है, टोटल कितनी? 18 क्लास। और आज आप लोगों की ये 19वीं क्लास में ले रहा था। और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ाया था। जीवन परिचय लिखने का तरीका भी बताया था कि कैसे आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं, किस तरीके से आप जीवन परिचय लिखें। तो जीवन परिचय वाली वीडियो को देख लीजिएगा। और पार्ट 1 में कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टोटल 4 गद्यांश। कितने करवाए थे? टोटल करीब 4 गद्यांश कल मैंने आपको कराए थे। और जो बचा हुआ गद्यांश आज था, 5 गद्यांश बचा हुआ था, वो भी मैंने आपको करा दिया। तो जितना मैंने कराया है और जितने प्रश्न कराए हैं, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका पूछा नहीं जाएगा। तो ये सब पढ़ लीजिएगा और जब आप पेपर देने जाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया था वही आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय वो कंप्लीट करवा दिया है, जहां पे मैंने आप लोगों को हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से रिलेटेड काल विभाजन के बारे में पढ़ाया हुआ है। हिंदी की विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना के बारे में बताया है। शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 145 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। फिर बहुविकल्पीय 107 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ाया, क्वेश्चन करा दिए। एक एक क्वेश्चन करा दिया है, तो वो टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब कल से मैं आप लोगों का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा हिंदी गद्य का। सबसे पहले मैं देखिए दूसरा चैप्टर क्या है? ममता है। ममता ये आपका दूसरा चैप्टर है हिंदी गद्य का, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो कल मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद अगली क्लास से आपके गद्यांश में आपको करवा दूंगा दूसरे चैप्टर का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।